कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विश्लेषण के बारे में चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा कि जिस वर्ष बारिश अधिक होती है उस वर्ष तालाब में पानी का स्तर भी बढ़ता है, अधिक होता है। ये भी सुना होगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी का खपत भी अधिक हो रहा है। हमारे घर में किसानों को ये कहते हुए सुना होगा कि आज मजदूरों की संख्या अधिक थी, इसीलिए धान रोपाई का काम या निंदाई का काम अधिक हुआ, या मजदूरों की संख्या कम थी इसीलिए धान रोपाई या निंदाई का काम कम हुआ। इन दो राशियों पर यदि हम विचार करें, इनके संबंधों पर यदि हम विचार करें तो हम देखेंगे कि दोनों राशियों का एक परस्पर संबंध है। कैसे संबंध है? एक राशि का मान यदि बदलता है तो उसी अनुक्रम में दूसरे राशि का मान भी बदल जाता है। इस प्रकार के बदलने की क्रिया को गणित में विचरण कहते हैं। यदि दो परस्पर संबंधित राशियों के बीच ऐसा संबंध कि एक राशि के मान में परिवर्तन होने पर दूसरे राशि के मान में परिवर्तन होना गणित की भाषा में विचरण कहलाता है। अब हम देखें अनुक्रमानुपाती विचरण एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या है। विचरण के दो प्रकार हैं, एक अनुक्रमानुपाती विचरण और एक व्युत्क्रमानुपाती विचरण। हम एक छोटा सा उदाहरण में समझेंगे। हम देखते हैं कि जिस वर्ष बारिश अधिक होती है तालाब का जल स्तर बढ़ता है, मतलब बारिश बढ़ती है, बारिश अधिक होती है तो तालाब का जल स्तर भी अधिक होता है। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है, इसको हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़े तो उसे अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। हम एक उदाहरण पर समझते हैं। यदि एक पेन की कीमत ₹2, तो 2 पेन की कीमत ₹4, 3 पेन की कीमत ₹6, 5 पेन की कीमत ₹10 और 15 पेन की कीमत ₹30। यानी कि अगर पेन की संख्या में वृद्धि होती है तो उन पेनों के मूल्य में भी वृद्धि होती है, टोटल मूल्य में। अगर 15 पेन खरीदना है हमको तो हमको ₹30 चुकाने पड़ेंगे, जबकि 3 पेन यदि हमको खरीदना है तो ₹6 चुकाने पड़ेंगे। इसका तात्पर्य है कि पेन की संख्या में वृद्धि के अनुक्रम में ही उसके रुपए या मूल्य जो है वो वृद्धि हो रहे हैं या वो बढ़ रहे हैं, उनकी हमको ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ रहा है। ये उसी अनुक्रम में हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम 15 पेन की ₹20 कीमत चुकाएं, ऐसा नहीं है। 15 पेन के लिए ₹30, यानी कि हम इन दोनों के बीच को देखें संबंध में तो एक पेन की ₹2, 2 पेन की ₹4, अर्थात इन दोनों के बीच को यदि हम भाग दें तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30। 15 दूनी 30, यानी कि ये जो मान है यह बराबर है निश्चित तौर पे, यह कोई भी मान अलग नहीं है, ये इसी अनुक्रम में वृद्धि हो रहा है। इसका अर्थ हम क्या समझते हैं कि अनुक्रमानुपाती विचरण में दो राशियों के बीच का जो संबंध होता है वह अनुपातिक संबंध होता है। दोनों के बीच का अनुपात हमेशा समान होता है। तो इसको यदि हम x मान लें और इसको यदि हम y मान लें और इसको यदि हम k मान लें तो हम लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर k। ये एक स्थिरांक है k जो अचर राशि होती है। इसी तरह से x1 y1 के लिए हम कह सकते हैं कि x1 अनुपात y1 बराबर x2 अनुपात y2 बराबर k। अर्थात इसको हम x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने तो इसके इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि 1:2 बराबर 2:4 बराबर, यदि हम भाग दें तो यहाँ पर आएगा 1/2। ये इसका आंसर या के है। कहीं पर भी हम भाग दे सकते हैं। इसलिए यह अनुक्रमानुपाती विचरण का सूत्र होता है x1 y1 के बीच अनुपात x1 अनुपात y1 बराबर x2 अनुपात y2 बराबर k। ये इसका सूत्र होता है। जबकि व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हम देखेंगे, हमने एक उदाहरण लिया था कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे तालाब का जल स्तर जो है वो कम होता है, एक के बढ़ने पर दूसरा कम होता है, तो इसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। आइए एक अनुपात के आधार पर एक उदाहरण के आधार पर हम समझते हैं कि कैसा है व्युत्क्रमानुपाती विचरण। मान लीजिए एक पुस्तक है,
इस पुस्तक में टोटल 100 पेज है। यदि हर्षिता एक दिन में 2 पेज पढ़ती है तो कितने दिन में खत्म होंगे? निश्चित तौर पर 50 दिन लगेंगे पढ़ने के लिए, 50 दिन। अगर एक दिन में 5 पेज पढ़ती है, कितने दिन लगेंगे? निश्चित तौर पे 20 दिन लगेंगे। यदि हर्षिता एक दिन में 10 पेज पढ़ती है तो निश्चित तौर पे 10 दिन लगेंगे। यदि हर्षिता एक दिन में 20 पेज पढ़ती है तो निश्चित तौर पे 20 दिन पढ़ने पर 5 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी कि हम देखते हैं कि एक दिन में पढ़े जाने वाली पेज की संख्या में वृद्धि होती है तो दिनों की संख्या जो है वो कम होती जाती है। एक दिन में 20 पेज पढ़ने पर 5 दिन में पुस्तक खत्म हो जाता है, जबकि एक दिन में 5 पेज पढ़ने पर उसे 20 दिन पढ़ना पड़ता है। एक दिन में 10 पेज पढ़ने पर उसे 10 दिन पढ़ना पड़ता है। एक दिन में 2 पेज पढ़ने पर उसे 50 दिन पढ़ना पड़ता है। तो इन दोनों के बीच जो अनुपातिक संबंध है, अर्थात ये नियत राशि दोनों के गुणा के बराबर होता है, अर्थात 50 दूनी 100, 20 पंचे 100, 10 दहम 100 और 5 20, 5 गुणित 20 करेंगे तो 100। तो दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो गुणन संबंध होता है। दोनों के बीच का दो राशियों के बीच का गुणनफल हमेशा एक स्थिरांक होता है, समान होता है, चाहे कैसे भी स्थिति में हो। तो इसके लिए हम सूत्र है, इसको यदि हम x मानते हैं और इसको यदि हम y मानते हैं और ये हमारा स्थिरांक k होता है तो यह जाएगा x गुणित y बराबर k। इसका सूत्र व्युत्क्रमानुपाती विसरण का सूत्र होता है। तो यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 के लिए हो जाएगा ये x1 गुणित y1 बराबर x2 गुणित y2 बराबर k। ये हमारा होता है शुद्ध व्युत्क्रमानुपाती के लिए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 2 गुणित 50 बराबर 100 और 5 गुणित 20 बराबर 100। ये हमारा सूत्र हो गया अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती के लिए। अब हम निश्चित तौर पे एक सवाल हल करके हम देख सकते हैं कि कैसे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का सवाल हल होता है। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, अनुक्रमानुपाती का एक उदाहरण और व्युत्क्रमानुपाती का एक उदाहरण। इसको हल करने का हम तरीका देखेंगे। पहला हमारा सवाल है कि 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपए है तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा? 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 18 रुपए है तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात करो। हम इसका पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं ये गेहूं की मात्रा और यहाँ पर लिखेंगे हम गेहूं का मूल्य। गेहूं की मात्रा कितनी है? 3 kg। 3 kg का मूल्य कितना है? 18 रुपए। गेहूं की मात्रा कितनी हो? यदि 18 kg हो तो गेहूं का मूल्य कितना होगा? इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, जबकि ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो हम आकर देखते हैं कि हमको दुकान से 3 किलो गेहूं लेना है तो 18 रुपये चुकाना पड़ता है। तो 18 किलो गेहूं लेने के लिए निश्चित है ज़्यादा रुपये चुकाना पड़ेगा, कम रुपये तो चुकाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि गेहूं की किलोग्राम में वृद्धि होती है तो उसके रुपए भी बढ़ते हैं, अधिक रुपए देने पड़ते हैं। अतः एक के बढ़ने पर दूसरे का मान बढ़ रहा है, इसलिए यह अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। क्या लिखेंगे? चूंकि एक राशि का मान बढ़ने पर, एक राशि का मान
बढ़ने पर दूसरे राशि का मान बढ़ता है, बढ़ रहा है, अतः अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। इसका सूत्र क्या होगा? फिर सूत्र होगा, हमने बताया था कि अनुक्रमानुपाती विचरण में दोनों का अनुपात समान होता है, तो हम लिखेंगे x1/y1 बराबर x2/y2। x1 का मान रखते हैं, यहाँ पर x1 का मान कितना है? 3 kg, और y1 का मान कितना है? 18 बराबर x2 का मान कितना है? 18 kg बटे x2 का मान कितना है? कुछ नहीं है, तो हमने ये माना है। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, इनका गुणा इसके साथ ऐसे और इसका गुणा इसके साथ इस तरह से, इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा? a का गुणा 3 के साथ, 3 गुणित a बराबर 18 का गुणा हो जाएगा इस 18 के साथ, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अब चूंकि समीकरण में देखते हैं a का मान निकालना है, तो a के साथ इस बाएं पक्ष में 3 गुणा है, तो इसको दाएं पक्ष में यदि पक्षांतर करते हैं तो गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है, धन का ऋण और ऋण का धन हो जाता है। चूंकि 3 के साथ a गुणा है, अतः 3 उस पक्ष में जाकर के भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a बराबर 18 गुणित 18/3। अब देखते हैं 3 के पावर में 18 आता है तो ऊपर नीचे भाग जाती है, इसलिए हम भाग कर देंगे। 3 का पावर में 3 एक कम, 3 और 3 छक्के 18। हमारे पास क्या आ गया? 18 गुणित 6। अब 18 का और 18 का गुणा 6 के साथ हम कर देंगे, तो 6 8 48 का 8 हासिल में आ गया 4, और 6 कम 6 और 4 10। यह आ जाएगा आपका 108 रुपए। यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः 18 किलो गेहूं का मूल्य, 18 kg गेहूं का मूल्य 108 रुपए होगा। ये होगा आंसर।